नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। न्यूज एट 4 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नोएडा में कार के सामान चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कार का शीशा तोड़कर कीमती सामान चुराते थे बदमाश। नोएडा पुलिस ने चेन्नई के गिरोह का भंडाफोड़ किया है और दिल्ली एनसीआर में आकर चोरी की वारदात को अंजाम ये गिरोह देता था। आरोपियों के पास से लैपटॉप, बैग और कैमरा बरामद हुआ है। तो देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में कार से सामान चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और कार का शीशा तोड़कर ये कीमती सामान चुरा लेते थे। नोएडा पुलिस ने चेन्नई के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली एनसीआर में आकर चोरी की वारदात को अंजाम ये दे रहे थे। अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ये जो गिरोह है ये कब से सक्रिय था और किस तरीके से इसे पकड़ा गया? देखिए, आपको बता दूं कि ये जो चेन्नई जो गिरोह का खुलासा कराया नोएडा पुलिस ने, यह दरअसल नोएडा पुलिस के लिए नासूर बन चुका था। आपको बता दें कि नोएडा नहीं, ये गिरोह नोएडा सहित एनसीआर में तमाम जो क्षेत्र है वहाँ पे अब से पहले भी सैकड़ों वारदात को अंजाम दे चुका है। अब आपको बता दूं कि जो गिरोह है यह इस गिरोह में करीब 8 से 9 लोग हैं, जिनमें से कुछ 4 से 5 लोग चेन्नई से रहने वाले हैं। तो अभी पुलिस ने इस पूरे बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए अब 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया, जिसमें जो इनका मास्टरमाइंड माइकल है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाई, पुलिस की पूछताछ में अब तक यह पता चला है कि यह गिरोह पिछले लगभग कहा जा सकता है करीब 4 महीने से लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। और नोएडा ही नहीं, गाजियाबाद, इंद्रपुरम व दिल्ली के कई इलाकों में लोग लगातार जो है वारदात घटना को अंजाम देते थे और वारदात को किया करते थे। देखिए, इनका जो तरीका हुआ करता था बेहद ही अलग तरीके का हुआ करता था। यह पहले बाकायदा 2 स्कूटी इन लोगों के पास होती थी। यह जो वाहन खड़े रहते थे, जो कार खड़ी रहती थी, उनकी रैकी करते थे और रैकी करने के बाद बिल्कुल अंकित, ये बताइए कि ये जो गिरोह था केवल दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था या फिर दिल्ली एनसीआर के बाहर भी ये लोग इस तरीके की वारदात को अंजाम देते थे? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस की माने तो पूछताछ में केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं है, चेन्नई में भी अब से पहले करीब 4 से 5 घटनाएं को अंजाम दे चुके हैं, जिसको लेकर पुलिस आगे की पूछताछ कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है जो मास्टरमाइंड माइकल है उसकी वाइफ भी इस पूरे गैंग में जो शामिल थी और वो अभी फरार चल रही है। और उसके पकड़े जाने के बाद कई ऐसी गुत्थियां हैं जो बिल्कुल उनके पकड़े जाने के बाद कुछ और राज खुलेंगे। शुक्रिया अंकित आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के। तो बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को और एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। वहीं पीलीभीत में हुड़दंगियों के मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। गुरुद्वारा जा रहे सिख समुदाय के लोगों के साथ मारपीट हुई। हुड़दंगियों ने पगड़ी उतारकर बद्धता की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है। पूरनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के घोटिया का ये पूरा मामला है। पीलीभीत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हुड़दंगियों के मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन इस पर एक्शन हो रहा है। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि सिख समुदाय के लोगों से मारपीट हुई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और मामले में छानबीन की जा रही है। पूरनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के घोटिया का ये पूरा मामला है। वहीं फतेहपुर में मामूली विवाद में मारपीट हो गई। 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चल गए। गाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फतेहपुर के मुसाफा गांव का ये पूरा मामला है। तो 2 पक्षों में गाने को लेकर विवाद हो गया और ईंट पत्थर चल गए। फतेहपुर की तस्वीर भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पूरी तस्वीर है फतेहपुर के मुसाफा गांव की है, जहां पर गाने को लेकर विवाद हुआ था और ये बात बहस इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर चल गए। वहीं बुलंदशहर में छेड़खानी करने पर युवक की पिटाई हुई। युवती ने युवक पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। छेड़छाड़ी के आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पिटाई के बाद युवक मौके से फरार हो गया। बुलंदशहर के कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। तो बुलंदशहर में छेड़खानी करने पर युवक की पिटाई हुई है। युवती ने युवक पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पिटाई के बाद युवक मौके से फरार हो गया। बुलंदशहर के कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। तो देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र की घटना है, जहां पर छेड़खानी कर रहा था युवक, लेकिन वो हत्थे चढ़ गया और फिर उसके बाद युवती ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं बरेली में गला काटकर महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। सरकारी आवास में महिला का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली के कैंट थाने के मिलिट्री आवास में शव बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर महिला की बेरहमी से हत्या की गई।
गला काट कर महिला की हत्या की गई थी। सरकारी आवास में महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली के कैंट थाने के मिलिट्री आवास में ये शव बरामद हुआ है। यूपी सरकार ने नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती और रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन कराने का फैसला लिया है। चैत्र नवरात्रि पर शक्तिपीठों और मंदिरों में विशेष आयोजन होगा। सरकार इस आयोजन के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए देगी। इन आयोजन में महिलाओं की खासतौर पर सहभागिता कराई जाएगी। इस आयोजन को लेकर जिले के अधिकारियों को 21 मार्च तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। तो हालांकि सियासी प्रतिक्रियाएं भी चल रही हैं। इन सब के बीच योगी सरकार ने फैसला लिया है कि सभी जिलों में दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस के पाठ होंगे। 1-1 लाख रुपए हर जिलों को अनुदान दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। नवरात्र खास होंगे। गांव गलियों के मंदिरों में कहीं पर दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा तो कहीं अखंड रामायण बैठेगी। क्या होगा पूरा स्वरूप, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम जी हैं। सर, इस पूरे जो कार्यक्रम है उसके पीछे भावना क्या है, फील क्या है? देखिए, मुख्य रूप से हमें मानते चले आए हैं कि समाज में जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति में यदि किसी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या किसी तरीके से संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है, तो उसकी हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे उसको हम लोग संरक्षित करें, कैसे आगे पहुंचाएं। और चूंकि बहुत सारे लोक कलाकार हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जिन्होंने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी इन सांस्कृतिक तत्वों को, चाहे वो गीत संगीत हो या किसी अन्य माध्यम से आगे बढ़ाया है, वह भी लगभग कई बार आजीविका की एक उसमें पड़े जाते हैं, अकाल में। तो कैसे हम अपने पर्व त्योहारों को जोड़ें, क्योंकि जो भी पर्व त्यौहार हैं, मेले महोत्सव हैं या कोई भी इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन है, वह जीवन में या समाज में इसलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि हम जीवन में एक रंग बना करके रखें, उल्लास का रंग, उमंग का रंग, और साथ ही साथ जो है समरसता का भाव हो। सभी लोग एक जगह पे आएँ, सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो। वो भूल जाते हैं कि वो किस रूप रंग के हैं, किस जाति बिरादरी के हैं, और ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म वस्तुतः जो है सामाजिक समरसता को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। दूसरी ओर हम मातृ शक्ति को अलग अलग स्वरूपों में पूजते आए हैं, चाहे वो प्रकृति पूजा के रूप में हो, नदियों की पूजा के रूप में हो, धरती की पूजा के रूप में हो, चाहे वृक्षों के रूप में हो, किसी न किसी स्वरूप में हम लोगों ने उनको अपना सम्मान दिया है। वह सम्मान की भावना भी स्थापित करनी आवश्यक है, अन्यथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश लुप्त हो रहा है। दूसरी ओर जो है नदियों के प्रति जो है संरक्षण का जो भाव है वह लुप्त हो रहा है, और हम प्रकृति को भी किसी न किसी तरीके से जहरीला बनाते जा रहे हैं। इन सब को लेकर के मिशन शक्ति का जो अभियान है, ये पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और इसमें संस्कृति विभाग की जो भूमिका होती है वह इस तरीके से होती है कि महिला सशक्तिकरण को और महिलाओं के आदर सम्मान भाव को हम सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से प्रस्तुत करें। संस्कृति और धर्म के विस्तार का एक कार्यक्रम होगा, और उसके लिए लोक कलाकार जो हैं उनको भी प्रेरित किया जाएगा, उनके लिए भी एक बजट की सुविधा दी गई है। कैमरा सूर्य प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी सरकार के फैसले पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों ने रामचरितमानस का पाठ बंद कर दिया, इसलिए अपने खर्चे पर सरकार पाठ करा रही है। क्योंकि अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। रामनवमी पर पाठ को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। रामनवमी पर हर जिले को 1-1 लाख रुपए देने का अखिलेश यादव ने स्वागत किया है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके स्वागत किया इस कदम का, और उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। तो उनका पूरा ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने
लिखा कि रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से होगा क्या? कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। भाजपा सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो। वहीं सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि यूपी सरकार ने राजनीतिकरण के तहत पाठ का निर्णय लिया है। अगर एक धर्म का पाठ हो रहा है तो बाकी मजहबों के लिए भी पूजा पाठ होना चाहिए। पर बात करें किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा और रामायण का पाठ भी कराया जाएगा। जिलाधिकारी को निर्देश भी दिया गया है। देखिए, हमने बचपन से यही सुना है कि धार्मिक जो भी आयोजन है या जो भी इबादत, जो भी पूजा पद्धति वो लोग अपने घरों में करते हैं या मस्जिद मंदिर में जाते हैं। सरकार की तरफ से पहली बार ऐसा हमारे सुनने में आया है कि एक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। हमें धार्मिक आयोजन से दिक्कत नहीं है, उसको पॉलिटिसाइजेशन से हमें दिक्कत है। और अगर धार्मिक आयोजन हो रहा है तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहेगुरु ये एक ही शक्ति है और सब लोग अलग अलग तरीक़ों से इसको याद करते हैं। तो क्यों ना और मज़हबों के हिसाब से भी ये इबादतें की जाएं। अगर पाठ हो रहा है तो मुस्लिम्स के तरीक़े से भी उसको याद किया जाए, सरदारों के तरीक़े से भी करा जाए और क्रिश्चियंस के तरीक़े से भी उसको करा जाए। तो क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं के लिए पाठ कराया जा रहा है, मुस्लिमों के लिए भी जो उनके त्यौहार होते हैं उसमें कराया जाए, और जो ईसाइयों के लिए होते हैं, सिखों के लिए होते हैं, उनके लिए भी कराया जाए? जाहिर है, जब एक मज़हब के मानने वालों के लिए कराया जा रहा है तो बाकी मज़हब के मानने वाले भी तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इसी प्रदेश के रहने वाले ही पैदा हुए हैं। तो उनकी दिल आज़ारी होगी अगर उनको नेगलेक्ट करा जाएगा। तो बीजेपी के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनका ये कहना है कि जो पाठ वगैरह कराया जा रहा है ये भारतीय मूल की जो प्राचीन सिद्धांत है, जो प्राचीन पद्धति है, इसको हम आगे लेकर के जा रहे हैं। और पहले की जो सरकारें थी वो रोज़ा इफ्तार कराती थी, ये सब कराती थी, तो हमारी सरकारें ये सब करवा रही है। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है। ये पूजा नहीं हो रही, ये इबादत नहीं हो रही, ये राजनीतिकरण हो रहा है। तो पहले ये होता था, अब ये हो रहा है। अगर पहले इफ्तार होता था तो अब सरकार गरीबों का इफ्तार करा दे, बड़े लोगों का ना कराए। इस पूरे मामले पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने भी तीखी बातें कही, सुनवाते हैं। नवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामायण पाठ कराने का आयोजन करने के लिए कहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, किस तरीके से इस निर्णय को देखते हैं? विपक्ष इसकी आलोचना भी कर रहा है। विपक्ष के पास इसके अलावा काम क्या है? अब नवरात्रि में माता का पाठ नहीं होगा तो कब होगा? और हिंदुस्तान में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? तो देखो, निश्चित रूप से हमको जनादेश मिला है हमारी प्राचीन संस्कृति के आधार पर नए भारत के निर्माण का, और योगी जी उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से एक आध्यात्मिक माहौल खासकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जो बना है, और जिस प्रकार से हम लोगों ने पहली बार देखा कि इस देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं नवरात्रि में व्रत रहते हैं वो भी लौंग खाकर, तो ये एक बड़ा विषय है कि निश्चित रूप से जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी उस आधार पर एक हम लोग नए भारत का विकास कर सकते हैं। और निश्चित रूप से उसको जिस रास्ते पर हम लोग जाना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर निर्णय लिया क्योंकि जो अतीत की सरकार थी वो सिर्फ दूसरे धर्मों के लिए कार्य करती थी। कृष्ण सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबी गंगा। वहीं योगी सरकार के फैसले की केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार को अपने सभी मूल्यों का वो ध्यान रखते हैं। की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा नवरात्रि के दौरान और रामायण भी होगा। कुछ लोग इसे धार्मिक नजरिए से भी देख रहे हैं। देखिए, दुर्गा सप्तशती और रामनवमी के त्यौहार कोई नए नहीं है, ये लगातार कब से हम मनाते चले आ रहे हैं और इसमें भी राजनीति देखना। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि अब योगी सरकार है, योगी सरकार में ये जो त्यौहार है भव्य और दिव्य तरीके से शांतिपूर्वक मनाए जाते हैं, मनाए जाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं आदरणीय योगी जी का स्वागत करता हूँ। इधर इस पूरे मामले पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि देवी मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ कराने वाले गरीबों और बेरोजगारों का पाठ कब सुनेंगे? लोकसभा का चुनाव सामने है। पिछला विधानसभा का चुनाव ने हिंदू मुस्लिम करके लड़ा है, अब ये धर्म खेल के लड़ना चाह रहे हैं।
जो दुर्गा पाठ या अखंड रामायण पाठ करके लोगों में धार्मिक उन्माद फैला करके ये अपना आने वाला चुनाव को अपने पक्ष में करने की एक रणनीति है। अगर इन्हें पाठ करना है, पाठ कराना है, तो बेरोजगारों से पूछो, उनका पाठ सुन लो, गरीबों को सुन लो, गरीबों का पाठ सुन लो, वो क्या क्या पाठ सुनाते हैं। जो सुबह शाम अपनी इज्जत गंवा चुके होते हैं उनका पाठ सुन लें, वो कौन सा पाठ सुनाते हैं। तो ये जो इनके दुर्गा सप्तमी और अखंड रामायण के पाठ पर इन तीनों को अगर पाठ सुनेंगे तो ये भारी पड़ेंगे, और जब इनके पाठ को नहीं सुनेंगे तो आने वाले टाइम पर लोग बिल्कुल मन बना चुके हैं कि इन्हें हम पाठ सिखा देंगे। बड़ी खबर बरेली से, जहां पर अशरफ के गुरुओं की तलाश में पुलिस जुटी है और पुलिस एसटीएफ की टीमें आरोपियों की तलाशी में दबिश दे रही हैं। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुड्डू मुस्लिम के बरेली में होने की खबरों पर पुलिस की नजर है। पुलिस ने जेल के सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित होने का दावा किया है। तो बरेली में इस वक्त बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड मामले में अशरफ के गुर्गों की पुलिस तलाश में जुटी है। पुलिस एसटीएफ की टीमें कई जगहों पर दबिश दे रही हैं और हालांकि अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के बरेली में होने की खबरों के बीच पुलिस नजर बनाए हुए है। थाना B3 चैनपुर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जो जेल में नरोद माफिया है उससे गैर कानूनी तरीके से मिलने के संबंध में। इसमें अभी तक 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जिसमें 2 जेल कर्मी भी हैं, जेल वार्डर हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि एक महिला जिसका अभियुक्त के साथ बातचीत वगैरह होती थी, इस संबंध में जाँच की जा रही है और अगर संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्योंकि जेल प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हुई उसमें जेल वार्डर, डिप्टी जेलर और जेलर को निलंबित किया गया है और जेल अधीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाई गई। संभल में यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी से विकास कार्यों पर सवाल करना एक स्थानीय पत्रकार को महंगा पड़ गया। पत्रकार के सवाल पर मंत्री गुलाब देवी पहले तो नाराज हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने पत्रकार से सवालों का जवाब भी दिया। हालांकि एक भाजपा नेता की शिकायत पर पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में कोर्ट में स्थानीय पत्रकार को जमानत मिल गई। पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल 11 मार्च को मंत्री गुलाब देवी चंदौसी कोतवाली इलाके के बुद्धनगर खड़वा गांव पहुंची। वहां पर वो सोत नदी पर चेक डैम निर्माण के शिलान्यास में शामिल हुई थी। इस दौरान स्थानीय पत्रकार ने गांव के विकास पर मंत्री जी से सवाल कर दिया। इसके बाद भाजयुमो के जिला महामंत्री ने पत्रकार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पत्रकार पर मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा, मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्रकार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। इस मामले में सपा ने ट्वीट कर निशाना साधा और पत्रकार पर कार्रवाई को तानाशाही बताया। ऐसा कुछ नहीं है, ये FIR लटका झटका है, ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री जी के दिमाग में कोई कसूर आ गया हो, वो भी हमारे अपने घर के वही हैं। तो मंत्री जी तो कह रही है कि हमारा कार्यकर्ता है। हाँ, कार्यकर्ता है, बच्चा है उनका, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मिस्टेक है कोई उनके दिमाग में। आपके बेटे ने वहाँ पे बदतमीजी करी? नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था। उन्होंने कहा था कि 75 लाख के गाँव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहाँ पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया गया आया। अच्छा, तो यार हथकड़ी लगा के यहाँ पे क्यों लाएंगे? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किए। तो सवाल पर FIR, सवाल उठ रहे हैं। वहीं विश्वविख्यात केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। प्रशासन के निर्देश पर मजदूरों की टीम ने केदारनाथ पैदल मार्ग से लगातार बर्फ हटाने में जुटी है। अब मजदूरों की टीम केदारनाथ के आसपास पैदल मार्ग से बर्फ हटा रही है। हालांकि केदारनाथ धाम में अभी भी 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। वहीं केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में बेहतर सफाई व्यवस्था को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। आपको बता दें कि विश्वविख्यात केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इसके पहले केदारनाथ धाम में यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन के निर्देश पर मजदूरों ने 1 महीने के अंदर 7 किलोमीटर पैदल मार्ग से बर्फ हटा दी है। मजदूरों ने 10 फीट से अधिक बड़े बड़े ग्लेशियर्स को काट कर रास्ता तैयार कर दिया है। तो देखिए, केदारनाथ धाम की यात्रा से पहले की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त चल रही है। बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो रास्ते में जमे, उनको काटा जा रहा है और तेजी के साथ ये काम चल रहा है ताकि वक्त पर केदारनाथ धाम यात्रा को शुरू किया जाना, उसकी तैयारियां पूरी हो सके। देखिए किस तरीके से रास्ते से बर्फ को हटाया गया है। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और काफी तेजी से ये काम चल रहा है।
तो पैदल जो रास्ता है उससे बर्फ हटाने का काम चल रहा है, क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर 10-10 फीट बर्फ जम गई थी और उसी बर्फ को अब हटाने का काम चल रहा है।